हाँ भाई। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन। क्या प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन? देखो हम क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम पूरे लाइफ को, पूरे ऑर्गेनिज्म को अर्थ पे दो पार्ट में डिवाइड किए थे, न्यूक्लियस के बेसिस पे, है ना, या सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। पहला तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और दूसरा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्या? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे। कौन कौन सा? हाँ भाई, कौन कौन सा? पहला तो सर क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद फिर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को फिर दो पार्ट में डिवाइड किए थे। वैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल है और जिनके पास सेल वॉल नहीं है, जिनके पास सेल वॉल है और जिनके पास सेल वॉल नहीं। क्लियर है? उसके बाद जिसके पास सेल वॉल है हम फिर से उसको दो पार्ट में डिवाइड किए थे। कौन कौन सा? एक जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है और दूसरा जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता है। यानी जो फूड प्रिपेयर नहीं करता है, यानी जो हेटेरोट्रॉपिक होता है ना, सेल वॉल है लेकिन वो क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है, और दूसरा सेल वॉल है लेकिन वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। और भी फिर वैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल वॉल नहीं है लेकिन वो क्या है, मल्टी सेलुलर है, उसको कहती है एनिमेलिया। क्या कहती है? एनिमेलिया। वो एनिमल किंगडम में आएगा। वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल वॉल है, जो फोटोसिंथेसिस करता है और जो मल्टी सेलुलर है, उसको हम बोलते हैं प्लांटी। क्या कहती है? प्लांटी। यानी वो प्लांट किंगडम में आएगा। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉपिक है, जिसके पास सेल वॉल है और जो मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, उसको हम कहते हैं फंजाई। क्या कहती है? फंजाई। और नेक्स्ट क्या आता है भाई, वैसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है उसको हम लोग कहते हैं प्रोटिस्टा। क्या कहती है? प्रोटिस्टा। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोट है, क्या है, जो प्रोकैरियोटिक है, उसको कहती है मोनेरा। क्या कहती है? मोनेरा कहती है। ठीक है, तो 5 किंगडम टोटल आपको दिख रहा है। मोनेरा जो पढ़ चुके हैं, प्रोटिस्टा पढ़ चुके हैं, उसके बाद फंजाई ये भी पढ़ चुके हैं। फंजाई के 4 डिफरेंट क्लासेस को पढ़ा हमने। कौन कौन सा? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। सारे क्लास का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्पोर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है और कौन सा स्पोर इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा माइसीलियम इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद करते हैं सब आपको याद है। नहीं याद है तो बार बार उसको रिकैप कीजिए, रिवाइज कीजिए। कुछ नहीं समझ में आता है पूछिए। चलिए, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट किंगडम आता है नेक्स्ट, और उसके बाद एनिमल किंगडम आता है। क्या? एनिमल किंगडम आता है। प्लांट किंगडम के लिए एक अलग ही चैप्टर बना हुआ है। ठीक है, तीसरा चैप्टर एनसीईआरटी 11th में है और 4th चैप्टर एनिमल किंगडम। तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। क्या? अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। इसके लिए पूरा एक अलग चैप्टर है, लेकिन इसमें जो एनसीईआरटी में कुछ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ छोटा सा दिया हुआ है, बस उसको देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। उसके बाद एनिमल किंगडम वाले पैराग्राफ को देख लेंगे। उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको 5 किंगडम सिस्टम में क्लासिफाई नहीं किया गया है, जिसको 5 किंगडम सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया है, जैसे कि लाइकेंस इसमें कहीं नहीं आता है। आप लाइकेन को किस में रखिएगा, फंजाई में कि एल्गी में, मतलब प्लांट में या फंजाई में, पता नहीं किस में रखेंगे। तो लाइकेन एक हो गया, दूसरा वायरस, तीसरा वायरोइड्स, चौथा प्रियॉन्स। ठीक है, तो ये सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका कोई भी अपना कैटेगरी नहीं है, जगह नहीं है जहां पे आरएच बिठाकर इसको रख पाए। इसका कारण क्या है नहीं रखने का, हम देखेंगे एक एक करके। क्लियर है? तो चलो, सबसे पहले प्लांट का इंट्रोडक्शन, फिर एनिमल का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे आज वायरस। क्या पढ़ेंगे? वायरस। क्लियर है? तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे क्या, प्लांट किंगडम। क्या भाई? प्लांट किंगडम। नेक्स्ट हेडिंग देंगे क्या, प्लांट किंगडम। हाँ भाई, तो प्लांट किंगडम में कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं? प्लांट किंगडम में क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉपिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। क्या? क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिसको कहते हैं प्लांट। क्या कहते हैं? प्लांट। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इसके पास सेल वॉल होता है, इनके पास सेल वॉल होता है। क्लियर है? तो प्लांट्स
में कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को इसमें रखते हैं हम प्लांट किंगडम में। जब प्लांट जो है ना, ये प्लांट का हम डिवीजन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सब डिफरेंट प्लांट के क्या है? डिवीजन है। याद है किंगडम के नीचे क्या डिवीजन, या बहुत सारे डिवीजन से मिलकर क्या बना है? प्लांट किंगडम बना है। तो जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे? प्लांट किंगडम, तो डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन पढ़ेंगे। क्या? थैलोफाइटा, इस थैलोफाइटा में आता है एल्गी। क्या आता है? एल्गी। तो हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, उसके बाद थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, क्या पढ़ेंगे? जिम्नोस्पर्म, और फिर पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। क्या पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्म। ये सारे डिवीजन हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, जब डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आप बताइए, अगर आपसे कोई स्टेटमेंट पूछे कि भाई प्लांट्स जो होते हैं ना, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं या हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, और स्टेटमेंट बन के ऐसा आएगा, ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। क्या आएगा भाई? ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। ये स्टेटमेंट गलत है या सही है? क्या सारे प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं? ये स्टेटमेंट गलत है कि सही है? ये गलत है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। क्योंकि तुमको पता है कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, जैसे कि कस्कुटा। क्या? कस्कुटा, ये पैरासाइटिक प्लांट है। क्या है? पैरासाइटिक प्लांट है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो क्या है भाई? सेमी ऑटोट्रॉपिक है या पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक है। पार्शियली ऑटोट्रॉपिक है या पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक है, हम कह सकते हैं। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को खाता है अपने नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। क्यों खाता है? नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। जनरली जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं। कहाँ ग्रो करते हैं? नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं। तो ये इंसेक्ट को खाते हैं और उससे अपने नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। कौन? इंसेक्टिवोरस प्लांट। और इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो ये पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो आप हमेशा ये सही नहीं हो सकता है, या फिर आप हमेशा ये नहीं कह सकते हैं कि ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। हाँ, ये जरूर सही स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। क्या कह सकते हैं? मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक। ठीक है? तो प्लांट जो होते हैं ना, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं। क्या? मोस्टली ऑटोट्रॉपिक। प्लांट्स मोस्टली क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। एक बार फिर से, प्लांट मोस्टली क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कुछ प्लांट हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, तो लिखेंगे पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक। और कुछ प्लांट क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। और जैसे कस्कुटा। क्या? कस्कुटा ले रहे हैं। और कस्कुटा जो होते हैं वो क्या होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक प्लांट में इंसेक्टिवोरस प्लांट आता है। क्या? इंसेक्टिवोरस प्लांट। और आते हैं भाई इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे ब्लाडर वॉइड। क्या? जैसे अगर देखते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट का, तो ब्लाडर वॉइड, जैसे एक तो हो गया ब्लाडर वॉइड, दूसरा वेनस फ्लाई ट्रैप। क्या? वेनस फ्लाई ट्रैप। तो ये सब कुछ ऐसे प्लांट है जो पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक है। क्या है? पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक। उसके बाद आप लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट को देखेंगे, तो प्लांट के लाइफ साइकिल में मेनली दो स्टेज आता है। एक होता है डिप्लॉन्टिक और दूसरा होता है हैप्लॉन्टिक। क्या? डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक। तो इसके लाइफ साइकिल में डिप्लॉन्टिक स्टेज भी आता है और हैप्लॉन्टिक स्टेज भी आता है। क्या क्या? डिप्लॉन्टिक स्टेज भी आता है और हैप्लॉन्टिक स्टेज भी आता है। तो इसके लाइफ साइकिल को देखते हैं। तो लाइफ साइकिल, तो इसके लाइफ साइकिल में दो स्टेज आता है। एक तो होता है डिप्लॉयड। क्या होता है? डिप्लॉयड। और दूसरा होता है हैप्लॉयड। हैप्लॉयड। क्लियर है? डिप्लॉयड वाले को कहते हैं सैप्रोफाइट। क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक।
और हैप्लॉइड वाले लाइफ साइकिल को कहते हैं, या हैप्लॉइड वाले स्टेज को कहते हैं गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं? गैमेटोफाइटिक। और ये गैमेटोफाइटिक स्पोरोफाइटिक से अल्टरनेट करता है और स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक से अल्टरनेट करता है एक दूसरे से। क्लियर है? तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला हैप्लॉइड से अल्टरनेट करता है और हैप्लॉइड वाला डिप्लॉइड से अल्टरनेट करता है। यानी कुछ समय प्लांट में डिप्लॉइड स्टेज होता है और कुछ समय प्लांट में हैप्लॉइड स्टेज होता है। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर हैप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड क्या है? क्लियर है? ये हैप्लॉइड स्टेज क्या है, डिप्लॉइड स्टेज क्या है, ये क्यों होता है ना? तो भाई घबराइए मत, ये आगे समझ में आएगा। हम प्लांट किंगडम पढ़ाने के पहले आपको सेल पढ़ाएंगे और सेल डिवीजन पढ़ाएंगे डिटेल में। क्या पढ़ाएंगे? सेल और सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में आप पढ़िएगा मियोसिस, ठीक है ना? यानी वैसे सेल जिसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको कहते हैं डिप्लॉइड, और वैसे सेल्स जिसके पास 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको कहते हैं हैप्लॉइड। क्या कहते हैं? हैप्लॉइड। तो ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे, बस अभी आप सुन लीजिए। क्लियर है? तो अल्टरनेट विद ईच अदर, यानी अगर हैप्लॉइड वाला डिप्लॉइड से और डिप्लॉइड वाला हैप्लॉइड से अल्टरनेट करता है तो इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वैसा प्लांट में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे ही आपको बहुत सारे प्लांट का एग्जाम्पल पता है, और डिटेल में हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। क्या पढ़ेंगे? प्लांट किंगडम। नेक्स्ट है एनिमल किंगडम। क्या है? एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन सुनेंगे ध्यान से। एनिमल किंगडम क्या होता है भाई? हेट्रोट्रॉपिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। क्या? हेट्रोट्रॉपिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक विदाउट सेल वॉल। ठीक है? वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स अपने फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड होता है। एक बार फिर से, एनिमल अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होता है, और ये प्लांट से अपना फूड डायरेक्ट ले सकता है और ये प्लांट से अपना फूड इनडायरेक्ट ले सकता है। क्लियर है? कोई हर्बीवोर जैसे बकरी, ठीक है ना, गोट प्लांट से अपना फूड डायरेक्ट लेती है, लेकिन लायन प्लांट से अपना फूड इनडायरेक्ट लेता है। कैसे सर? गॉड को खाया सेल, लेकिन गॉड क्या खाया? प्लांट। समझ में आया? यानी अल्टीमेटली ये जो सेल है ये क्या खाया? प्लांट्स को खाया। क्या खाया? प्लांट को खाया, लेकिन इनडायरेक्ट वे में। समझ में आ गया? क्योंकि ये तो प्लांट को खाया ही नहीं, ये खाया बकरी को। और बकरी कैसे, मतलब बकरी क्या खा के बनी? प्लांट्स खा के बनी। समझ में आ रहा है ना? या फिर क्या खा के बनी थी? तो प्लांट्स खा के बनी। तो इस तरह से प्लांट्स, एनिमल अपना फूड मेनली प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, और हो सकता है कि ये डायरेक्ट वे में प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और इनडायरेक्ट वे में अपना फूड प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। एनिमल का जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजेन या फैट होता है, जबकि प्लांट का जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है। एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। क्या होता है? होलोजोइक होता है। होलोजोइक कहने का मतलब है, होलोजोइक कहने का मतलब है ये कॉम्प्लेक्स फूड को खा जाते हैं। ठीक है? और बॉडी के अंदर, क्या हम सेल नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बॉडी के अंदर इसका डाइजेशन होता है, इसके एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है? तो उसको कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम इंजेस्ट करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर उसका क्या होता है? डाइजेशन होता है। बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है। उस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको इंजेक्शन ऑफ फूड भी कहते हैं, यानी फूड का पहले इंजेक्शन करते हैं, तब क्या होता है? फूड का डाइजेशन होता है। क्या होता है? डाइजेशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा, एनिमल्स में जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, फूड का जो डाइजेशन होता है वो सेल के बाहर होता है। बॉडी के अंदर होता है लेकिन सेल के बाहर होता है। क्लियर? देखो स्टोमक क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये स्टोमक क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो बॉडी के अंदर यहाँ पे फूड होता है, इसका डाइजेशन होता है। ठीक है? लेकिन सेल के बाहर होता है। यानी बॉडी के अंदर क्या किया जाता है? बॉडी के अंदर यानी स्टोमक के अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपल अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल ग्लूकोज में, बॉडी के अंदर मतलब कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को सेल क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी डाइजेशन बॉडी के अंदर और सेल के बाहर होता है। लेकिन अमीबा को देखो, अमीबा में फूड का डाइजेशन कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है। कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है।
नेक्स्ट, एनिमल्स के पास ना इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है, यानी इसका जो नर्वस सिस्टम होता है ना काफी इलेबोरेट होता है, काफी एडवांस होता है। ये अपने सराउंडिंग को बहुत आसानी से परसीव करते हैं, महसूस करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। क्लियर है? मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लोकोमोशन के कैपेबल होते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल बोल रहा हूँ मैं, ऑल एनिमल नहीं बोल रहे हैं ना, यानी मैक्सिमम एनिमल्स जो होते हैं वो लोकोमोशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो लोकोमोशन नहीं करते। आप एनिमल किंगडम में देखेंगे स्पॉन्जेस को, ठीक है, वो स्टैटिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे बस एनिमल किंगडम और कहानी खत्म हो गया। हाँ, उसके बाद है कि भाई इंट्रोडक्शन था क्या, कैसा इंट्रोडक्शन था। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम 5 किंगडम सिस्टम में नहीं रखते हैं एनिमल के अलावा, जैसे कि लाइकेन, वायरस, वायरॉइड्स। ठीक है, एक एक करके देखेंगे कि क्यों नहीं रखते हैं, एक एक करके देखते हैं कि क्यों नहीं रखते हैं। तो एनिमल और प्लांट का इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट अभी लेंगे वायरस। क्या? वायरस। ये जो वायरस है ना, ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। क्या इसका बना होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है, इसलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। क्या कहते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। वायरस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। वायरस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। क्यों कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल? क्योंकि ये बना होता है न्यूक्लिक एसिड से। जब वायरस इज मेड अप ऑफ, क्वेश्चन पूछ दे तो क्या कहेंगे? ये बना होता है किससे? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। किससे? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। तो इसलिए वायरस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। न्यूक्लियो कहने का मतलब है न्यूक्लिक एसिड। क्या? न्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन कहने का मतलब है प्रोटीन। क्लियर है? तो न्यूक्लिक एसिड में क्या हो सकता है? न्यूक्लिक एसिड में हो सकता है या तो डीएनए, यहाँ पे और लिख रहे हैं हम, या आरएनए। यानी वायरस के पास या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। जैसे देखिए ये एक वायरस है, इमेजिनेशन कीजिएगा, ये क्या है? कि वायरस है, और इस वायरस के पास या तो डीएनए होगा या तो क्या होगा? आरएनए होगा। दोनों नहीं हो सकता है, ठीक है। और डीएनए और आरएनए इस प्रोटीन कोड के अंदर पाया जाता है, प्रोटीन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है या तो डीएनए या तो या तो आरएनए, इसीलिए। और इसका जो कवरिंग होता है ना वायरस का जो कवरिंग होता है, ये बना होता है किसका? प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन। किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो वायरस के कवर को कहते हैं कैप्सिड। क्या? कैप्सिड। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वायरस के कवर को क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और वायरस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है या आरएनए होता है। इसको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, या इसी को कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्लियर है? तो न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड। तो वायरस बना होता है प्रोटीन का और न्यूक्लिक एसिड का। किसका? न्यूक्लिक एसिड का। क्लियर है? इसके पास किसी भी तरह का प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। क्लियर है? ये ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नॉट ट्रूली लिविंग। नॉट ट्रूली लिविंग। क्यों सर ये ट्रूली लिविंग कैसे नहीं है? देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए, लिविंग सेल होने के लिए, लिविंग एक्टिविटी, लिविंग मेटाबॉलिक रिएक्शन शो करने के लिए ऑर्गेनिज्म के पास या किसी भी सेल के पास प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। और वायरस के पास किसी भी तरह का प्रोटोप्लाज्म नहीं है। तो सर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो इसके डीएनए या आरएनए का क्या होता है? ये डीएनए या आरएनए का क्या करते हैं? तो ये दूसरे होस्ट के अंदर इसको इंजेक्ट करते हैं। मतलब जब ये डीएनए या आरएनए किसी होस्ट सेल में चला जाएगा तो उस सेल का सेलुलर मशीनरी यूज करेगा, प्रोटोप्लाज्म यूज करेगा, और क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा उस सेल के ही अंदर। क्लियर है? वायरस रेप्लिकेट करेगा होस्ट सेल के ही अंदर, वायरस का जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करेगा। क्लियर है? और फिर
जैसा डीएनए आरएनए होगा वैसा रेप्लिकेशन होगा, वैसा प्रोटीन बनाएगा और आपको क्या करेगा, बीमार करेगा। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट यहां पे लिखेंगे वायरस में ही कि वंस दे टेक, अगर ये एक बार वंस दे टेक ओवर द मशीनरी, once they take over the machinery of host cell, once they take over the machinery of host cell to produce की जगह आप रेप्लिकेट टर्म भी यूज कर लेते हैं, replicate, to produce या replicate themselves and killing host। क्लियर? तो ये क्या करता है कि इंटर करता है होस्ट सेल में, और एक बार अगर ये इंटर कर गया होस्ट सेल में तो होस्ट सेल के अंदर अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, अपने नंबर्स को बढ़ाएगा और अल्टीमेटली क्या करेगा, होस्ट को किल कर देगा। होस्ट को क्या करेगा, किल कर देगा। तो ये आउटसाइड द बॉडी क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी नॉन लिविंग होता है, इनर्ट होता है, क्रिस्टलाइन होता है। क्या होता है, इनर्ट होता है और क्रिस्टलाइन होता है। क्लियर है? यानी इनएक्टिव होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर outside the body, outside the host cell। क्या होस्ट सेल के बाहर ये क्या होता है, या लिविंग सेल के बाहर ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ये ट्रू लिविंग सेल्स नहीं है, इसलिए इसका क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नॉट क्लासिफाइड, इसका क्लासिफिकेशन नहीं किया है। ये ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये किसी भी तरह का सेल नहीं है, ना ये प्रोकैरियोटिक है और ना ही ये यूकैरियोटिक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इट इज ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है, ए सेलुलर। ए सेलुलर कहने का मतलब क्या है, ए सेलुलर, ए का मतलब होता है एब्सेंट। क्या, एब्सेंट, यानी सेल यहाँ पे नहीं है, सेल एब्सेंट। क्लियर है? अगले चलिए अब आगे देखते हैं हम क्या, एक डायग्राम दिया हुआ है वायरस का, ठीक है, जिसमें जो कैप्सिड है ना, कैप्सिड क्या होता है, प्रोटीन का जो कवर होता है, वायरस का जो प्रोटीन का कवर होता है उसको क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। तो कैप्सिड का यूनिट होता है कैप्सोमेयर। ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है, आपसे पूछा जाएगा कैप्सोमेयर क्या है। क्या है कैप्सोमेयर भाई? तो प्रोटीन कोड का मोनोमर है कैप्सोमेयर, यानी कैप्सिड बहुत सारे कैप्सोमेयर से मिलकर बना होता है। एक बार फिर से, कैप्सिड बहुत सारे कैप्सोमेयर से मिलकर बना होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई कैप्सिड का मोनोमर क्या है, आंसर देना है कैप्सोमर। कैप्सोमर क्या है, तो कैप्सिड का मोनोमर है। क्लियर? यहाँ पे आ जाते हैं हम, ये इस तरह से टोबैको मोज़ेक वायरस का एक फिगर दिखाया गया है आपको, ठीक है, और टोबैको मोज़ेक वायरस का इस तरह से आपको दिखाया गया है। क्या बोलो ना, देख के बोलो बुक में जल्दी से। क्या है ये mRNA। क्या है भाई, ये mRNA, ये जेनेटिक मटेरियल है, सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA वायरस का। कौन सा वायरस है, फिगर में देखिए, बताइए ये कौन सा वायरस है, हम बता दें, ये होमवर्क है। कौन सा वायरस है ये है टोबैको मोज़ेक वायरस। क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस। क्लियर? तो टोबैको मोज़ेक वायरस का ये जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। क्या है ये, आरएनए। क्लियर? अब इसके ऊपर बहुत सारे क्या है, कैप्सोमेयर है, बहुत सारे क्या है, कैप्सोमेयर है, और बहुत सारे कैप्सोमेयर मिलके क्या बनाएंगे, तो सर बहुत सारे कैप्सोमेयर मिलके क्या बनाएंगे, कैप्सिड को बनाएंगे। किसको बनाएंगे,
कैप्सिड को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? कैप्सिड को बनाएंगे। बहुत सारे कैप्सोमेयर मिलके कैप्सिड को बनाएंगे। क्लियर है? तो ये है कैप्सोमेयर। एक एक क्या है ये? कैप्सोमेयर। आपके पास एनसीईआरटी होना चाहिए अभी के अभी, ठीक है? अगर नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए, एनसीईआरटी निकालिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लास्ट में दिया हुआ है। और ये क्या है सर? तो ये है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है? और ये कैप्सोमेयर एक है ना, कैप्सोमेयर। इस कंप्लीट को क्या कहेंगे? इस कंप्लीट को कहेंगे प्रोटीन कोड। क्या कहेंगे? प्रोटीन कोड। और प्रोटीन कोड कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब है सर कैप्सिड। क्या है ये? कैप्सिड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वायरस जो नेम होता है ना, वायरस का जो नेम है, सबसे पहले कौन दिया था? तो नेम वायरस कौन दिए थे? पाश्चर ने दिया था। किसने दिया था? पाश्चर ने दिया था। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नेम गिवन बाय। अब ये क्या है? ये टोबैको मोज़ेक वायरस है। कौन है ये? ये है टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV। क्लियर है? टोबैको मोज़ेक वायरस का ये फुल है, ध्यान रखना। डायरेक्ट एग्जाम में फिगर आ जाएगा, डायग्राम आ जाएगा, बोलेगा पहचानिए, ठीक है? और mRNA पे A लिख देगा, कैप्सोमेयर में B लिख देगा, बोलेगा पहचानिए A क्या है, B क्या है और ये कंप्लीट फिगर क्या है। तो ये सबसे पहले कंप्लीट फिगर क्या है? बोलो ना, क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस का है, ठीक है? और ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर क्या था? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था। और कैप्सोमेयर जो पीछे दिया हुआ है। क्लियर? नेम गिवन बाय वायरस। नेम गिवन बाय कौन दिया था नाम? नेम गिवन बाय पाश्चर। पाश्चर ने नेम दिया है ना वायरस। वायरस का मतलब होता है वेनोम। क्या मतलब होता है? वेनोम। वायरस का मतलब क्या होता है? वेनोम। क्लियर है? वायरस का मतलब क्या होता है? वेनोम, या इसको कहते हैं पॉइजनस फ्लूइड। वेनोम का मतलब क्या? पॉइजनस फ्लूइड, विष, है ना? पॉइजनस है ना? जैसे वेनोम होता है, अगर बॉडी के बाहर है तब तक कोई नुकसान नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर चला जाएगा आदमी सन्नाटा हो जाएगा। समझना है? तो वेनोम वायरस टर्म या वायरस नेम कौन दिया? पाश्चर ने दिया। किसने दिया? पाश्चर ने दिया। क्लियर है? नेक्स्ट अब 3 साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, सॉरी 4 साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है वायरस वाले में। ये चारों नेम इंपॉर्टेंट है, इसमें से 3 में तो डेट दिया हुआ है। चलिए देखते हैं धीरे धीरे। तो पहला नाम तो हो गया पाश्चर। पाश्चर ने क्या किया? वायरस को नेम दिया। दूसरा नाम है डीजे इवेनॉस्की। क्या है? डीजे इवेनॉस्की। तो हेडिंग देंगे, नेम लिखेंगे डीजे इवेनॉस्की। डीजे इवेनॉस्की इन्होंने कब वायरस को के 1892 में, कब? 1892, ठीक है? डीजे इवेनॉस्की, ठीक है? डीजे इवेनॉस्की। क्लियर है? इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि भाई टोबैको मोज़ेक वायरस को, क्या टोबैको मोज़ेक वायरस थे, मतलब एक प्लांट था, ठीक है? टोबैको का प्लांट था। इन्होंने डीजे इवेनॉस्की का कहानी चल रहा है, याद रखना, डीजे इवेनॉस्की का कहानी चल रहा है। इन्होंने क्या किया कि टोबैको का प्लांट है, क्या है ये? टोबैको का प्लांट है। टोबैको के जो प्लांट के लीफ होते हैं ना, काफी बड़े बड़े ब्रॉड लीफ होते हैं। क्लियर? तो इन्होंने क्या किया कि टोबैको के प्लांट में ना देखा कि भाई किसी किसी प्लांट में ना मोज़ेक लाइक अपीयरेंस आ गया था। क्या? मोज़ेक लाइक अपीयरेंस आ गया था। तो इनको लगा कि भाई ये टोबैको प्लांट में लीफ में जो टोबैको लाइक अपीयरेंस है, ये किसके कारण है? ये है टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण। किसके कारण है? टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण। TMV लिखेंगे। क्लियर? टोबैको मोज़ेक वायरस। तो टोबैको प्लांट में इन्होंने क्या किया? टोबैको प्लांट में इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि भाई क्या होता है इसमें? टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण एक डिजीज होता है। क्या? टोबैको प्लांट में टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण ये क्या होता है?
डिजीज होता है। किन्होंने रिकॉग्नाइज किया? डीजे इवानोस्की ने रिकॉग्नाइज किया। किन्होंने? डीजे इवानोस्की ने रिकॉग्नाइज किया। और इनका कहना था कि जो वायरस होता है ना, वायरस, क्या जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया से छोटा होता है। क्यों? कैसे कहते हैं? क्योंकि अगर बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर किया गया, ठीक है, तो सारा बैक्टीरिया क्या हो गया? पास आउट हो गया। इसका मतलब पास आउट तो तभी होगा जब ये बैक्टीरिया से क्या होगा? छोटा होगा। तो डीजे इवानोस्की का कहना था कि वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया से क्या होता है? छोटा होता है। वायरस बैक्टीरिया से क्या होता है? छोटा होता है। तो डीजे इवानोस्की ने दो वर्ड किया, तो रिकॉग्नाइज किया कि भाई प्लांट में जो डिजीज हो रहा है ना, टोबैको प्लांट में, किसके कारण हो रहा है? किसके कारण हो रहा है? टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण हो रहा है। किसके कारण? टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण। और दूसरा इन्होंने बोला कि भाई ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया से छोटा है। क्या वायरस है वो बैक्टीरिया से छोटा है? कैसे पता चला? तो भाई जो वायरस है ये बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से क्या हो गया? पास कर गया। क्या? बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से पास कर गया। तो पता चला कि वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है। नेक्स्ट एक दूसरे साइंटिस्ट आए डीजे इवानोस्की के बाद, कौन? एम.डब्ल्यू. बेजरिंग। कौन है? एम.डब्ल्यू. बेजरिंग। वो कब का है? कब है? 1898 में। डीजे इवानोस्की कब है? 1892 में। कब भाई? 1892 में। नेक्स्ट साइंटिस्ट का था एम.डब्ल्यू. बेजरिंग। क्या? एम.डब्ल्यू. बेजरिंग। एम.डब्ल्यू. क्लियर है? एम.डब्ल्यू. बेजरिंग। BEIZRIENK। एम.डब्ल्यू. बेजरिंग। ये नेक्स्ट साइंटिस्ट है। क्या? एम.डब्ल्यू. बेजरिंग। कब? 1898 में। कब? 1898 में। एम.डब्ल्यू. बेजरिंग का है कब? 1898 में। इन्होंने क्या किया कि इन्फेक्टेड प्लांट जो थे ना, इन्फेक्टेड प्लांट जो बोला था कि भाई प्लांट में इन्फेक्शन किसके कारण होता था, डीजे इवानोस्की क्या बोला कि प्लांट में इन्फेक्शन किसके कारण है? टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण। टोबैको प्लांट में जो इन्फेक्शन है वो किसके कारण है? टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण है। किसने बोला? डीजे इवानोस्की ने बोला। ठीक है, तो एम.डब्ल्यू. बेजरिंग ने क्या किया कि टोबैको प्लांट के, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट के लीफ को लिया और उससे जूस बनाया। क्या? इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट के लीफ को लिया और उससे जूस बनाया। ठीक है, और जूस बनाया और हेल्दी प्लांट पे डाल दिया। तो क्या देखा पता है? वही जो आपको दिखेगा। अगर इन्फेक्टेड लीफ को पीस के उसका जूस बना लेंगे, है ना, या फिर मिक्सर में डाल के उसका जूस बना लेंगे और उस जूस को हेल्दी प्लांट पे डाल देंगे, तो क्या होगा? हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्ट हो जाएगा। तो यही हुआ। एम.डब्ल्यू. बेजरिंग ने क्या किया? जूस ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट क्या बनाया? जूस ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट। इन्फेक्टेड प्लांट से क्या बनाया? जूस बनाया और हेल्दी प्लांट को डाल दिया। स्प्रे इट ऑन हेल्दी प्लांट। तो देखा तो क्या हुआ? प्लांट इन्फेक्टेड हो गया। क्या हुआ? कुछ समय के बाद प्लांट इन्फेक्टेड हो गया। बोला ये क्या हुआ भाई? ये जो हम जूस बनाए हैं टोबैको प्लांट से, ये क्या है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। क्या है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। और इस इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड के लिए इन्होंने एक टर्म यूज किया, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम। क्या यूज किया? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम। यही इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम कौन बोला? कौन बोला? एम.डब्ल्यू. बेजरिंग। देखो, सबसे पहले तो डीजे इवानोस्की ने क्या किया कि भाई टोबैको प्लांट पे जो डिजीज है वो किसके कारण है? टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण है। ये रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद वायरस को बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से क्या किया? पास कराया। तो सारा वायरस पास हो गया। तो बोला कि जो वायरस है ये बैक्टीरिया से छोटा है। कब? 1892 में। कब? 1892 में। उसके 6 साल के बाद 1898 में एक साइंटिस्ट आए, एम.डब्ल्यू. बेजरिंग। क्या? एम.डब्ल्यू. बेजरिंग। एम.डब्ल्यू. बेजरिंग ने इन्फेक्टेड प्लांट के जूस को हेल्दी प्लांट पे क्या किया? स्प्रे किया। तो क्या देखा कि सारा हेल्दी प्लांट क्या हो गया? इन्फेक्टेड हो गया।
तो बोला कि वो जो जूस था ना वो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड था। क्या था? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड था। MW बेजरिंग में बोला क्या है वो? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। क्या है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। ठीक है। और इसी टर्म के लिए यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है। क्या वर्ड है? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड। क्या है? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड। यही स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा कि कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड, ये स्टेटमेंट कौन दिया? आपको जवाब देना है एमडब्ल्यू बेजरिंग ने दिया। किसने दिया? एमडब्ल्यू बेजरिंग ने दिया। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एमडब्ल्यू बेजरिंग के बाद क्या है? डब्ल्यूएम स्टेनले के पास। क्या? डब्ल्यूएम स्टेनले। देखो यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है एमडब्ल्यू बेजरिंग एंड डब्ल्यूएम स्टेनले। एक बार फिर एमडब्ल्यू बेजरिंग और नेक्स्ट क्या है? डब्ल्यूएम स्टेनले। तो स्टेनले से नहीं लग रहा है स्टोन मतलब हार्ड, जो ज्यादा स्ट्रांग होता है। और ज्यादा स्ट्रांग कौन होता है? मेल, मतलब मेन और वोमेन। तो वोमेन जो होती है ना वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। क्या? वोमेन जो होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो WM आप याद रखिएगा। WM से मतलब वोमेन हो जाएगा। क्या? WM वोमेन। वोमेन जो होती है WM वोमेन जो स्ट्रांग होती है। क्या? स्ट्रांग होती है। तो स्ट्रांग से हो जाएगा स्टेनले। तो अगर ये याद है WM स्टेनले, तो MW अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे? बेजरिंग हो जाएंगे। तो तीसरा कंफ्यूजन कहीं नहीं आने वाला। क्लियर है? तो याद रखिएगा WM यानी वोमेन स्ट्रांग होती है। तो WM स्टेनले। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आएंगे WM स्टेनले। कौन? WM स्टेनले। WM स्टेनले ने 1935 में, कब? 1935 में बोला कि वायरस को ना क्रिस्टलाइन बनाया जा सकता है, वायरस को स्टोन बनाया जा सकता है, वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है। क्या किया जाता है? क्या किया जा सकता है? वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। क्या? वायरस कुड बी crystallized. Virus could be crystallized. Crystal consists mainly प्रोटीन, यानी जो क्रिस्टल होता है ना वो मेनली क्या रखता है भाई? प्रोटीन को रखता है। क्योंकि आपको पता है DNA या आरएनए तो बहुत कम होता है। क्लियर? तो वायरस को क्या किया जा सकता है? क्रिस्टलाइन किया जा सकता है। और ये क्रिस्टल जो है वो मेनली क्या कंसिस्ट करता है? क्या रखता है आपके पास? प्रोटीन को रखता है। क्या रखता है? प्रोटीन को रखता है। तो MW स्टेनले का भी कहानी हो गया। चलो एक बार रिकैप करते हैं। पहला साइंटिस्ट पास्चर, जो नाम दिया वायरस या वेनोम, जिसका मतलब होता है लिविंग पॉइजनस फ्लूइड। क्या होता है? पॉइजनस फ्लूइड। आगे बढ़ते हैं। स्टेनले के बाद डीजे इवानोस्की, इन्होंने 1892 में रिकॉग्नाइज किया कि भाई टोबैको प्लांट में जो डिजीज हो रहा है वो टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण हो रहा है और ये वायरस बैक्टीरिया से छोटा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं MW बेजरिंग में 1898 में। कब? 1898 में MW बेजरिंग का कहना था, इन्होंने क्या किया कि इन्फेक्टेड प्लांट का लीफ लिया, उसका जूस बनाया और हेल्दी प्लांट पे स्प्रे कर दिया। तो हेल्दी प्लांट भी क्या हो गया? इन्फेक्टेड हो गए। तो इन्होंने बोला ये क्या है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। और इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड के लिए एक टर्म यूज किया, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम टर्म यूज किसने किया? आंसर चला जाएगा MW बेजरिंग। ऑप्शन में WM बेजरिंग भी रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो WM बेजरिंग। नेक्स्ट, वायरस का क्रिस्टलाइजेशन पॉसिबल है, ये कौन बोला? ये बोला WM स्टेनले। किन्होंने बोला? WM स्टेनले ने बोला। ठीक है, वो से याद रखेंगे WM स्टेनले ने बोला। क्लियर यहाँ तक? बोलो, आगे आ जाते हैं।
वायरस जो है ना वो इनर्ट होता है हमारे बॉडी के बाहर, और इस स्पेसिफिक होस्ट के अंदर वो क्या होता है, लिविंग होता है। यानी वायरस बिना होस्ट के तो लिविंग ही नहीं है, बिना वायरस बिना होस्ट के उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। समझ में आ गया? वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लाइफ अपना शो ही नहीं करता है। तो वायरस क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। पैरासाइट है यानी उसका होस्ट है तब वो अपने लाइफ की एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, और अगर उसका होस्ट नहीं है तो अपने लाइफ की एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेगा। वायरस किसका बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। और इसके जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं या तो डीएनए या तो आरएनए। क्या, या तो डीएनए होंगे या तो आरएनए होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये जो वायरस होता है ना, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाला हो सकता है। क्या, सिंगल स्टैंडर्ड, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाला हो सकता है, या ये देखो प्लांट में जो वायरस होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाला होता है। ये प्लांट वायरस मैक्सिमम कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। और एनिमल वायरस कैसे होते हैं, एनिमल वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकते हैं। ये एनिमल के वायरस हो सकते हैं। यानी एनिमल को जो इन्फेक्ट करता है वायरस, उसके पास जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। लेकिन वैसा वायरस जो सिर्फ प्लांट को इन्फेक्ट करता है, मोस्टली वो क्या होते हैं, देखो मोस्टली हम बोल रहे हैं, ऑनली बोल रहे हैं, मोस्टली वो क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। एक ऐसा वायरस है जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है लेकिन वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है लेकिन वो क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। लिखेंगे उसका नाम कलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। क्या, एक्सेप्ट कलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। अब आपसे पूछा जाएगा भाई कलीफ्लावर मोज़ेक वायरस के पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, इस तरह करके ऑप्शन रहेगा। तो क्या आंसर टिक करेंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या, कलीफ्लावर मोज़ेक वायरस के पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्या, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यानी ये आपको याद रखना है, एक्सेप्शन है इसका मतलब इसको याद रखना है। कलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट का, मोस्ट ऑफ द वैसे वायरस, मोस्ट ऑफ द वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, क्या, मोस्ट ऑफ द वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है, लेक्चर के बाद आप ये सब जरूर मेमोराइज कीजिएगा और एनसीईआरटी तो जरूर 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 पढ़ना है। क्लियर है? नेक्स्ट हम आ जाते हैं, एक वायरस होता है बैक्टीरियल वायरस, या जो बैक्टीरिया को खाता है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है, उस वायरस को कहते हैं बैक्टीरियोफाज। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, या बैक्टीरियल वायरस। तो नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं बैक्टीरियल वायरस के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग क्या, बैक्टीरियल वायरस। या इसको कहते हैं बैक्टीरियोफाज वायरस, तो बैक्टीरियोफेज वायरस, अगर जी का भी यूज कर सकते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस, या फिर बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट वायरस, वैसा बैक्टीरिया जो, सॉरी, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वैसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वैसा वायरस जो बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, वैसे वायरस को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियल वायरस। क्लियर है? बैक्टीरियोफेज वायरस का असल जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, बोलो ना,
क्या होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, कोई बताएगा? हाँ सर, क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। क्लियर है? चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। वायरस का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है बैक्टीरियोफेज वायरस का, यहाँ पे दिया हुआ है हेड। क्या दिया हुआ है? हेड। ये बैक्टीरियोफेज वायरस है भाई। क्या ये? हेड है, समझना है। और ये नेक वाला रीजन है, और यहाँ पे एक प्लेट होता है। क्या होता है? प्लेट होता है, और इस प्लेट से क्या निकला होता है? टेल फाइबर निकला होता है। क्या निकला होता है? टेल फाइबर ऐसे निकला होता है। क्लियर है? तो ये है बैक्टीरियोफेज का पूरा स्ट्रक्चर। किसका? बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। ये प्रोटीन कोट है पूरा, आपको जो दिख रहा है ना हेक्सागोनल शेप का, ये क्या है? प्रोटीन कोट है। ये प्रोटीन कोट जो है ना वो किसका बना हुआ? बहुत सारे कैप्सोमेयर का। प्रोटीन कोट को पता है क्या बोलते हैं? प्रोटीन कोट को कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड बना होता है बहुत सारे कैप्सोमेयर से। इस कैप्सोमेयर का अरेंजमेंट हो सकता है क्या? इस कैप्सोमेयर का अरेंजमेंट हो सकता है हेलिकल हो या पॉलीहेड्रल हो। कैसा हो? हेलिकल हो या फिर पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में हो। क्लियर है? तो कैप्सिड में एरो देके लिखेंगे मेड अप ऑफ, एक बार रिकैप भी हो जाएगा, मेड अप ऑफ कैप्सोमेयर, मेड अप ऑफ कैप्सोमेयर। और एरो देके लिखेंगे ये कैप्सोमेयर कैसे अरेंज होते हैं? हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में। अरेंज्ड इन हेलिकल, arranged in helical or polyhedral and geometric form. Polyhedral geometric form. And polyhedral geometric form में ये अरेंज होते हैं। आपको पता है प्रोटीन कोट के अंदर प्रोटीन कोड का फंक्शन क्या है? तो प्रोटीन कोड का फंक्शन है कि इसके अंदर है जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए या तो आरएनए। क्या है? डीएनए या आरएनए। तो प्रोटीन कोड का फंक्शन है प्रोटेक्शन। क्या है? फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन। लेकिन सर ये प्रोटेक्ट किसको करता है? किसका करता है? न्यूक्लिक एसिड का प्रोटेक्शन करता है। या तो डीएनए का प्रोटेक्शन करता है या आरएनए का प्रोटेक्शन करता है। किसका प्रोटेक्शन करता है? या तो ये डीएनए का प्रोटेक्शन करता है या ये आरएनए का प्रोटेक्शन करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वायरस बहुत सारे डिजीज कॉज करता है। ये एनिमल्स और ह्यूमन में भी बहुत सारे डिजीज कॉज करता है। उसके अलावा ये प्लांट में भी बहुत सारे डिजीज कॉज करता है। क्लियर? क्या? ह्यूमन के अलावा ये प्लांट और एनिमल में भी ये डिजीज कॉज करता है। ठीक है? एनसीईआरटी में जो डिजीज दिया हुआ है यहाँ पे हम देख लेते हैं। बाकी जब आप डिजीज पढ़िएगा 12th क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है ना, तो वहां पे आप डिटेल में डिजीज को पढ़िएगा। लेकिन एनसीईआरटी में जो नाम दिया हुआ है यहाँ पे हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है? तो वायरल डिजीज, किसके लिए भाई? ह्यूमन के लिए। आप क्या ह्यूमन में जो वायरल डिजीज होता है, तो ह्यूमन में वायरस के कारण मम्स हो जाता है। क्या हो जाता है? मम्स हो जाता है। स्मॉल पॉक्स होता है। उसके अलावा पोलियो भी वायरल है। उसके अलावा एड्स भी वायरल है। उसके अलावा चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, ये सब क्या है? वायरल है। सर एक नाम तो आप छोड़ दिए, एक नाम आप बताइए कौन सा वायरल डिजीज होता है? और एक जो फेमस है आजकल, कोरोना, है ना, कोविड-19 है। तो ये सब जो डिजीज है ना, ये क्या है? वायरल डिजीज है। क्या ये? वायरल डिजीज है। क्लियर? प्लांट में भी ये वायरस डिजीज कॉज करते हैं, जैसे मोज़ेक फॉर्मेशन, जैसे लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग। क्या? लीफ रोलिंग एंड लीफ कर्लिंग। येलो वेन क्लियरिंग। क्या? येलो वेन क्लियरिंग डिजीज भी होता है। ड्वार्फिंग भी होता है वायरस के कारण डिजीज, और स्टंटेड ग्रोथ भी हो जाता है वायरस के कारण। ठीक है?
यानी वायरल डिजीज का नाम उसके सिम्टम्स के बेसिस पे प्लांट में रख देते हैं। समझ में आ गया? मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड लीफ कर्लिंग वायरस या लीफ रोलिंग एंड लीफ कर्लिंग डिजीज, येलो वेन क्लियरिंग डिजीज, ड्वार्फिंग डिजीज, सनटेड ग्रोथ डिजीज, इस तरह के प्लांट में डिजीज कॉज करता है वायरस। और एनिमल में इतने सारे और भी बहुत सारे डिजीज है, जैसे मिजल्स हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? वायरल डिजीज है जो कॉज करता है वायरस। क्लियर? तो भाई वायरस से बच के रहने का जरूरत है, ये ट्रांसमिट ना हो। होस्ट के अंदर जाएगा तभी ये एक्टिव होगा। अगर आउटसाइड द होस्ट है, ये कुछ समय में इनर्ट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इसीलिए न्यूज़ वाले दिखाते रहते हैं कि कोरोना वायरस मोबाइल पे इतने देर तक जिंदा रहता है, ठीक है, सीढ़ी पे इतने देर तक जिंदा रहता है, स्टील पे इतने, तो इस तरह का, ठीक है। वो एकदम सही डाटा बिल्कुल नहीं होता है। खैर, तो आप पढ़ाई कीजिए। ये अपना एनसीईआरटी अगले क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अपना मैक्सिमम कोशिश रहेगा कि अगले क्लास में इसको क्या किया जाए, खत्म कर दिया जाए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद, वो पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? सेल बायोलॉजी। क्लियर? सेल बायोलॉजी में सबसे पहले हम सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, उसके बाद सेल डिवीजन पढ़ेंगे। क्या? सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फिर सेल डिवीजन। अब बात आता है कि सर प्लांट किंगडम क्यों नहीं पढ़ेंगे अभी? देखिए, प्लांट किंगडम पढ़ाने के लिए डिटेल में हमको माइटोसिस और मियोसिस आना चाहिए, क्योंकि जब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा का, तो वहाँ पे होगा माइटोसिस और मियोसिस। सेल डिवाइड करेंगे, समझ में आया ना? गैमेट का फॉर्मेशन होगा, एंथ्रोजोइड बनेगा, आर्किगोनिया बनेगा, इस तरह से। मतलब बहुत जरूरत होगा हमको इसका, सेल डिवीजन का। इसलिए पहले हम क्या, सेल बायोलॉजी, सेल के बारे में नॉलेज गेन कर लेंगे, सेल के बाद बोलो ना, सेल डिवीजन के बारे में नॉलेज गेन कर लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। क्या पढ़ेंगे? प्लांट किंगडम। ठीक है, तो आपका होमवर्क है कि एनसीईआरटी सबसे पहले तो पूरा का पूरा जितना पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए। क्लियर? एनसीईआरटी पढ़ लीजिए 8-9 बार 10 बार, जितना बार भी, एकदम कमांड होना चाहिए पक्का वाला। चैप्टर खत्म होने वाला है। क्लियर है? और सीट से कुछ क्वेश्चन कीजिए, कुछ आपको होमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा अगले क्लास में जो आपको करना है। थैंक यू।